नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल तक अपने बात कर रहे थे अपव्यय वेग के बारे में, प्रतिरोधों के बारे में हमने पढ़ा, प्रतिरोधकता के बारे में भी हमने जाना और इसी कड़ी में आज अपने बात करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। इस टॉपिक में अपने क्या करेंगे कि अपने पास यदि एक से ज़्यादा प्रतिरोध हो तो उसको अपने किस प्रकार से और कितने क्रम में जोड़ा जा सकता है और अलग अलग क्रम में जोड़ने पर उसकी प्रतिरोधकताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में आज अपने अध्ययन करने वाले हैं। तो जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला संयोजन होगा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा संयोजन होता है समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले अपने श्रेणी क्रम संयोजन को समझने वाले हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है और परिणामी प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि अपने पास एक से ज़्यादा प्रतिरोध है। जैसे अपने पास एक प्रतिरोधक हो गया जिसका प्रतिरोध R1 है, ये एक दूसरा प्रतिरोधक मान लिया जिसका प्रतिरोध अपने R2 ले लिया और ये अपन ने तीसरा प्रतिरोधक मान लिया जिसका प्रतिरोध हमने R3 ले लिया। ये तीन प्रतिरोध हमने लगातार कंटिन्यूअसली जोड़ दिए हैं, तो प्रतिरोधों का ये जो संयोजन होगा ना वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा। अब एक्चुअल में श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है कि जैसे ही आप इन प्रतिरोधों को किसी वोल्टता स्रोत के साथ जोड़ देते हो, आपने एक बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया और बैटरी की वोल्टता मान ली V, तो इस बैटरी में धारा फ्लो इस प्रकार से होगा, प्लस से बाहर निकलेंगे, धारा माइनस की ओर एंटर करेगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन हम किसे कहेंगे? प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रत्येक प्रतिरोध में करंट फ्लो होता है उसका मान हमेशा एक समान होता है। मतलब इस परिपथ में I मान की धारा प्रवाहित होती है तो इन तीनों प्रतिरोधों के अंदर ही धारा है वो कितनी रहेगी? I रहेगी, एक समान रहेगी। परंतु प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पे जो वोल्टता होती है वो अलग अलग होती है। जैसे पहले वाले प्रतिरोधक के सिरों पे वोल्टता V1, दूसरे के सिरों पे वोल्टता V2 और तीसरे प्रतिरोधक के सिरों पे वोल्टता V3 है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि किसी भी विद्युत परिपथ में वोल्टताएं दो प्रकार की होती है। पहली वोल्टता जो कि आरोपित वोल्टता होती है, जो बैटरी के द्वारा प्रदान की जाती है किसी विद्युत परिपथ को, और दूसरी वोल्टता जो भी युक्तियां लगी होती है, जैसे यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है तो इन युक्तियों के सिरों पे उत्पन्न होने वाली वोल्टता होती है जो उत्पन्न वोल्टता कहलाती है। तो पहली वोल्टता होगी आरोपित वोल्टता, दूसरी वोल्टता होगी उत्पन्न वोल्टता। और किसी भी परिपथ में हमेशा और हमेशा आरोपित वोल्टता और उत्पन्न होने वाली वोल्टता आपस में बराबर होती है। अब जैसे यदि इस बैटरी के द्वारा हमने 100 वोल्टेज वोल्टता को आरोपित किया तो इस परिपथ में जो उत्पन्न होने वाली वोल्टता होगी उसका मान भी 100 वोल्टेज ही होगा। आरोपित वोल्टता कितनी? 100 वोल्टेज, तो उत्पन्न भी 100 वोल्टेज ही होगी। अब ये 100 वोल्टेज उन सभी युक्तियों के द्वारा मिलके होती है जितनी युक्तियां यहाँ पे लगी हुई है। अब जैसे तीन प्रतिरोधक लगे हुए तो तीन प्रतिरोधकों के सिरों की कुल वोल्टता 100 वोल्ट है। यदि इसमें दो प्रतिरोधक लगे होते तो उनके सिरों पे कुल वोल्टता भी 100 वोल्ट होती, और यदि एक ही प्रतिरोधक लगा होता तो उसके सिरों पे भी वोल्टता है वो उत्पन्न वोल्टता 100 वोल्ट होती। कहने का मतलब जितने ज़्यादा प्रतिरोधक लगे होते हैं उन सबको वोल्टता वैसे वैसे डिवाइड होती रहती है। कुल वोल्टता जो होती है वो उतनी ही होती है जितनी आरोपित वोल्टता होती है। चाहे आप युक्तियाँ कितनी भी लगा लो, उनकी कुल वोल्टता हमेशा आरोपित वोल्टता के बराबर होगी। यदि ज़्यादा युक्तियाँ लगी हुई हैं तो प्रत्येक युक्ति के पास कम वोल्टता रहने वाली है, और कम यदि युक्तियाँ लगी हुई हैं तो उस युक्ति के पास वोल्टता है वो ज़्यादा रहेगी। अब जैसे यहाँ पे इन तीनों की कुल वोल्टताएँ कितनी है? V1 प्लस V2 प्लस V3, जिसका मान एग्जाम्पल के तौर पर कितना है? 100 है। इसका मान किसके बराबर होगा? इस V के बराबर होगा। मतलब V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। इज दैट क्लियर? मतलब आरोपित वोल्टता और उत्पन्न वोल्टता हमेशा बराबर होती है। सो यहाँ पे अपने श्रेणी क्रम संयोजन हम कहेंगे किसे? प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान समान होता है परंतु वोल्टता का मान भिन्न भिन्न होता है, तो प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन को अपने श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब श्रेणी क्रम संयोजन में एक्चुअल में होता क्या है? परिणामी प्रतिरोध आप कैसे ज्ञात करोगे? सो चूंकि V का सूत्र क्या होता है? वोल्टता का सूत्र क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल IR होगा। प्रथम प्रतिरोध के सिरों पे वोल्टता V1 है, इसका मान ज्ञात कर सकते हो। प्रथम प्रतिरोधक की वोल्टता, प्रथम प्रतिरोधक
की वोल्टता। V1 ज्ञात कर सकते हो, V बराबर IR होता है। पहले प्रतिरोधक में धारा कितनी जाएगी? I जाएगी, प्रत्येक में I धारा होगी, और पहले वाले का प्रतिरोध कितना है जी? R1 है। अब इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोधक की वोल्टता कितनी बन जाएगी? IR2 बन जाएगी। तीसरे प्रतिरोधक की वोल्टता कितनी बन जाएगी? IR3 बन जाएगी। ओके, सारे प्रतिरोधकों को हमने वोल्टताएं ज्ञात कर ली, तो बता सकते हो कुल वोल्टता कितनी हो जाएगी? इसकी कुल वोल्टता होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर किसकी होगी? V के। अतः परिपथ की कुल वोल्टता, परिपथ की कुल वोल्टता कैसे ज्ञात कर दोगे? V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, और V इज इक्वल क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कर दो सबकी। V की वैल्यू भी अपने पास है कितनी? IR हो गई। V1 की वैल्यू क्या हो गई? IR1। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR2। V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR3। I सब में कॉमन आकर के सामने वाले राशि से कट जाएगा, तो R का मान कितना बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण नंबर 5 संयोजन में जो भी प्रतिरोध लगे हैं उस प्रतिरोधकों के परिणामी प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करती है। तो R यहाँ पे हमने क्या माना है? इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध हमने R मान लिया, जिसका मान कितना होगा? सभी प्रतिरोधों के योग से परिणामी प्रतिरोध निकल के आएगा, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध के मान में वृद्धि हो जाती है, जिसका मान इस प्रकार से निकल के आता है। अब ये तो हमने समझने के लिए 3 ही प्रतिरोध काम में लिए थे, हो सकता है यहाँ पे N प्रतिरोध लगे हुए हों। यदि परिपथ में N प्रतिरोधक हूं तो क्या होगा? R1, R2, R3, R4, R5, Rn तक जाएंगे तो परिणामी प्रतिरोध कितना बन जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे और कहाँ तक चलेंगे? Rn तक चलेंगे। ये आ गया जी परिणामी प्रतिरोध का मान। N प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दिया उस केस में। अब यहाँ पे हमने सारे प्रतिरोध हैं वो बराबर नहीं लिए हैं, एक की वैल्यू R1 है, दूसरे की वैल्यू R2 है, तीसरे की वैल्यू R3। ये भी संभव है कि सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध आपस में समान हो, तब क्या हो जाएगा? यदि ऐसा हो जाए कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर बराबर करके Rn हो और इन सब की वैल्यू कितनी हो? R हो जाए, उस केस में क्या मानोगे? श्रेणी क्रम से हो जाए ना, सीरीज, तो परिणामी मान Rs कितना बन जाएगा? यहाँ भी R, ये भी R, ये भी R, यानी कि R को आप इस प्रकार से जोड़ते चलो, और कब तक जोड़ोगे? N तक जोड़ोगे, तो ये परिणामी मान कितना बन जाएगा? NR बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको N तक जोड़ा है। ये समीकरण नंबर 7। एक समान प्रतिरोध यदि सबके हैं और N जुड़े हुए श्रेणी क्रम संयोजन में, तो परिणामी मान इस प्रकार से निकल के आएगा, यानी कि परिणामी प्रतिरोध है वो किसी एक प्रतिरोध का N गुना प्राप्त होगा। अब जैसे किसी ने ये कह दिया कि अपने पास 5 ओम के, कितने ओम के? 5 ओम के 10 प्रतिरोध जुड़े हुए और श्रेणी क्रम में प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है? 5 ओम है, और कितने जोड़ रखे हमने? 10। तो परिणामी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कितना बन जाएगा? तो 10 तो जोड़ रखे हैं, N का मान तो 10 है, प्रतिरोध का मान कितना है? 5। तो यहाँ से Rs का मान कितना निकल के आ जाता है? 50 ओम निकल के आ जाता है। कहने का मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी जो प्रतिरोध होता है उसका मान है गुणात्मक रूप से बढ़ता है यदि ये सारे समान है तो, और यदि ये भिन्न भिन्न प्रतिरोध हैं तो सबको आप योग में ले लो, परिणामी प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये शिकायत रहती है कि जो अक्सर होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, मुझे लगता है कि अक्सर शायद सफिशिएंट हैं, तो वो बच्चे एक काम करें, अपने मोबाइल को रोटेट करके देखें, मोबाइल को रोटेट करें, उस केस में आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। अब कुछ बच्चों को धुंधला भी दिखाई दे रहा होगा, हालांकि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो इतनी हाई क्वालिटी में बनाया जा रहा है कि इसको आप एक प्रोजेक्टर की सहायता से किसी दीवार पे पर्दे पे भी देख सकते हो तो भी क्लियर दिखाई देता है। और फिर भी यदि किसी भी स्टूडेंट्स को धुंधले दिखाई देते हैं वर्ड या जो भी वीडियो या किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आपको धुंधला दिखाई देता है तो उस बच्चे को पिक्सल अपना इंक्रीज़ करना होगा, यूट्यूब का पिक्सल बढ़ाना होगा। अब कुछ बच्चों को पिक्सल बढ़ाना नहीं आता तो वो एक काम करे कि जो भी वीडियो वो देख रहे हैं उसके राइट टॉप के ऊपर यानी कि दाहिने भाग के सबसे ऊपर 3 डॉट बनी हुई है, 3 डॉट को आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही नीचे एक
सिस्टम खुल के आएगा, वहाँ पे लिखा हुआ होगा क्वालिटी, और क्वालिटी को जब आप आगे देखोगे तो वहाँ पे आपका 144 या 240 या 360 या 480 ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल सकता है। उसको जब आप ओके करोगे तो आप प्रत्येक वीडियो 480 या 308 पिक्सल सेट करो, क्वालिटी को 480 या 360 पे सेट करके रखो, तो आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, अक्षर भी बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। और किसी स्टूडेंट को ये समस्या आ रही है कि अक्सर उसको छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि वो मोबाइल की आधी स्क्रीन पे वीडियो को देख रहे हैं, वो मोबाइल की कंप्लीट स्क्रीन पे वीडियो को देखें। और यदि कंप्लीट स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं, कैसा देखेंगे, मैं बता दूं कि राइट साइड के नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स पे स्क्रीन जो चल रही है वीडियो की, पूरे मोबाइल की स्क्रीन की बात नहीं कर रहा, यदि आधी स्क्रीन पे आपका वीडियो आ रहा है तो स्क्रीन जहाँ चल रही है वीडियो की, वहाँ पे दाहिने भाग के बिल्कुल नीचे वाले भाग में बिल्कुल एक बॉक्स बनाता है वर्गाकार, उसको ओके करोगे तो आपका जो वीडियो हो पूरे मोबाइल पे शो होगा। तो ये दो क्वालिटी चेंज करो और अपने वीडियो को कंप्लीट मोबाइल स्क्रीन पे देखो, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आने वाली है। इसी बीच में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। चलिए, तो ये था अपने पास एक श्रेणी क्रम संयोजन। अब अपनी बात करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन की, कि प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन होगा उसके कारण परिणामी प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब ये समांतर क्रम संयोजन एक्चुअल में क्या होता है। अपने पास एक से ज़्यादा प्रतिरोध है तो उसको आप अरेंज कैसे करोगे। जैसे अपने पास ये पहला प्रतिरोध हो गया, एक्चुअल में इनका नाम प्रतिरोधक होता है और इनके अपने खुद के प्रतिरोध होते हैं। जैसे अपने फिजिक्स की साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो अपने पास एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध है वो R1 है। इसी प्रकार अपने पास एक प्रतिरोध और है, एक प्रतिरोधक और है जिसका प्रतिरोध हमने R2 ले लिया। इसी प्रकार अपने पास एक प्रतिरोधक और है जिसका प्रतिरोध हमने R3 ले लिया। ये अपने पास तीन प्रतिरोधक हैं, इनको अपने समांतर क्रम में जोड़ें तो हमें करना क्या होगा, हमें कुछ ऐसा सिस्टम प्रदान करना है। ऐसा कुछ सिस्टम बन जाएगा। अब इन प्रतिरोधों को आप क्या करोगे, किसी बाह्य वोल्टा स्रोत के साथ आपस में संयोजित कर दो, ऐसा कुछ हो जाएगा। और बाह्य वोल्टा स्रोत की वोल्टा को V मान लिया और इसमें प्रवाहित धारा को आपने I मान लिया। धारा कितनी मान ली, I। तो ये जो संयोजन हो गया प्रतिरोधों का, अब ये समांतर क्रम संयोजन होगा क्या कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर से जो करंट फ्लो होता है उसका मान डिफरेंट होता है। जैसे पहले प्रतिरोधक में करंट जाएगा उसका मान I1 हो गया, दूसरे प्रतिरोधक में धारा का मान I2 हो गया, तीसरे प्रतिरोधक में धारा का मान I3 हो चुका है, और कंप्लीट धारा है वो कितनी I है। तो जैसे धारा यहाँ से निकली वो इस पॉइंट तक तो कंप्लीट I रहने वाली है, उसके बाद वो डिवाइड होगी I1, I2, I3 के अकॉर्डिंग, और इस पॉइंट पे जब ये तीनों धाराएं वापस आएंगी I1, I2 और I3, तो यहाँ से आगे वापस धारा है वो I बन जाएगी। अब किस शाखा में धारा कम होगी किस में ज़्यादा होगी वो डिपेंड करता है प्रतिरोध के ऊपर। जिस शाखा में प्रतिरोध ज़्यादा लगा होता है वहाँ पे धारा का मान कम रहता है। जैसे मान लो कि R1 प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है 2 और 3 की बजाय, तो इस शाखा में धारा का मान सबसे कम रहेगा। प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में बाधा, और जहाँ धारा के मार्ग में बाधा ज़्यादा होगी वहाँ पे धारा का मान एक्चुअल में क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। तो I1, I2, I3 में से कौन ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा कि प्रतिरोध कौन सा कम और ज़्यादा है। जिसमें प्रतिरोध कम होगा उस शाखा में धारा का मान ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम रहने वाला है। तो समांतर क्रम में धारा का मान तो डिफरेंट होता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पे जो विभवांतर होता है वो समान होता है, वोल्टता समान होती है। यानी कि R1 के सिरों पे भी V वोल्टता है, R2 पे भी V और R3 के सिरों पे भी V है। अब इनके सिरों पे वोल्टता होगी कितनी, प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पे वोल्टता उतनी ही होगी जितनी बाह्य वोल्टता होगी। मतलब ये हो गया कि यदि इस वोल्टता का मान कैपिटल V है तो इस प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पे वोल्टता का मान भी V रहने वाला है, परंतु धारा का मान प्रत्येक शाखा में डिफरेंट होगा। तो समांतर क्रम संयोजन कौन सा होगा, प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें धारा का मान डिफरेंट होता है परंतु विभवांतर या वोल्टता का मान समान रहता है, तो उस संयोजन को अपने समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब
यदि हमने समांतर क्रम संयोजन प्रदान कर दिया, उस केस में परिणामी प्रतिरोध कैसे ज्ञात होगा, कितना मान होगा, उसकी अपने यदि बात करें तो ओम का नियम ये कहता है कि V का जो मान आता है वो I इंटू आर होता है। V का मान कितना होगा, I इंटू आर होगा। तो पहले वाले प्रतिरोध के सिरों की वोल्टता V है इन सभी के तुल्य, लेकिन धारा का मान हो गया यहाँ से I, और I, इस I1 को यदि आप ज्ञात करने बैठोगे तो आपके सामने ये फॉर्मूला होगा कि I बराबर बन जाएगा V बटे R। इस सूत्र की सहायता से आप प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे या प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करोगे। तो प्रथम प्रतिरोधक की बात कर लें। प्रथम प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, प्रथम प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा कैसे ज्ञात कर दोगे? धारा का मान है कितना, I1 है, V के स्थान पे मान कितना आएगा, V, क्योंकि आरोपित वोल्टता V है और उत्पन्न वोल्टता भी इसकी कितनी है, V है। R के स्थान पे क्या आएगा, इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है, R1 है, तो ये बन जाएगा I1 बराबर V इंटू R1 बन जाएगा। इसी प्रकार द्वितीयक प्रतिरोधक की बात कर लो तो I2 कितना बन जाता है, V बटे प्रतिरोध कितना है, R2 है, ये बन जाएगा दूसरे प्रतिरोधक के लिए धारा का मान। तीसरे प्रतिरोधक की धारा का मान इसी प्रकार से आप ज्ञात करोगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, V बटे R3 बन जाएगी, ऐसा काम हो जाएगा। तो इस परिपथ की कुल धारा कितनी होगी, परिपथ की कुल धारा I है, लेकिन ज्ञात कैसे होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ दोगे परिणामी धारा निकल के आ जाएगी। तो परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा कैसे निकल जाएगी, I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आप इसको वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर में ला सकते हो। तो I इज इक्वल होगा, I के स्थान पे क्या लिखोगे, V बटे R, तो ये बन जाएगा V बटे R इज इक्वल I1 का मान V बटे R1, V बटे R1, I2 का मान V बटे R2 और I3 का मान है V बटे R3। V सब में कॉमन आ रहा है और इधर वाले V से ये कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अपने पास तीनों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन था। उस केस में परिणामी प्रतिरोध निकल के आ चुका है। यदि इस प्रकार से ये n प्रतिरोधक लगे होते, उस केस में वैल्यू कितनी आती, यदि n प्रतिरोधक हो, उस केस में परिणामी मान कैसे निकाल दोगे, पैरेलल की बात हो रही है, समांतर की, तो P यहाँ पे पैरेलल के लिए है, सीरीज के लिए S आता है श्रेणी के लिए, ये बन जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश प्लस 1/Rn। ये बन जाएगा किसके लिए, n प्रतिरोधकों के लिए। अब ये जरूरी तो नहीं कि प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध समान हो या भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न है, R1 R2 R3 भिन्न भिन्न है, हो सकता है ये समान भी हो जाए। समान होगा उस केस में क्या करोगे आप, यदि ऐसा हो जाए, यदि R1 बराबर R2 और इन सब को कितना मान लिया जाए, R मान लिया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, 1/RP पैरेलल में क्या बन जाएगा, R1 का मान भी R है, R2 का मान भी R है, Rn का मान भी R है, तो 1/R प्लस 1/R कहाँ तक वैल्यू जाएगी, n तक वैल्यू जाएगी। तो 1/RP का मान कितना बनेगा, इसको आप n बार जोड़ दो तो n/R बन जाता है। ये अपने पास फाइनल रिजल्ट निकल के आया और 1/RP का मान अपने कितना निकल के आ चुका है, n/R आ चुका है। परिणामी मान RP ज्ञात करो आप यहाँ से, परिणामी मान RP यानी कि पैरेलल में परिणामी प्रतिरोध उल्टा कर दो, R/n, दैट्स योर फाइनल आंसर। मतलब समांतर क्रम संयोजन में जो परिणामी प्रतिरोध आता है उसमें जितने प्रतिरोध परिपथ में लगे हुए हैं उसका भाग लगाना पड़ता है, यानी कि परिणामी जो प्रतिरोध आता है वो डिवाइड करके आता है, मतलब कि परिणामी प्रतिरोध के मान में कमी आ जाएगी। और परिणामी प्रतिरोध समांतर क्रम में निकलेगा कैसे, कि समांतर क्रम व्यवस्था में परिणामी प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान, समीकरण 5 को देखना, व्युत्क्रम का मान व्यवस्था में लगी सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है।
मतलब परिणामी प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान संयोजन में लगे सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है कि कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। अर्थात समांतर क्रम में जो परिणामी प्रतिरोध आता है वो कम प्राप्त होता है, और यदि सारे प्रतिरोध समान प्रतिरोध के हैं तो उस केस में परिणामी मान निकल के आएगा R/N। मतलब कि यूँ मान लो कि अपने पास 10 प्रतिरोध लगे हुए हैं और प्रत्येक का प्रतिरोध 100 ओम है। कितना ओम है? 100 ओम प्रत्येक प्रतिरोध का मान है, और 10 लगे हुए हैं, तो समांतर क्रम में मान कितना निकल जाएगा? समांतर क्रम में ऐसे निकल जाएगा Rp = एक प्रतिरोध कितना? 100 ओम का, कुल कितने लगे हुए? 10, तो कितना मान आ गया जी? 10 ओम आ गया। कौन से क्रम के लिए? समांतर क्रम के लिए। इसी को यदि आप सीरीज में अरेंज करते तो ये मान सीरीज में कितना बनता? सीरीज में क्या होता है? N × R होता है। N का मान यहाँ पे 10 है, R का मान यहाँ पे 100 है, मान कितना आ गया? 1000 आ गया। कितना आ गया? 1000 ओम आ गया। तो श्रेणी क्रम में तो परिणामी मान बढ़ता है और समांतर क्रम में परिणामी मान घटता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक, प्रतिरोधकों का संयोजन किस प्रकार से होगा, समांतर क्रम में क्या व्यवस्था होती है, श्रेणी क्रम में क्या व्यवस्था होती है, किस प्रकार से परिणामी प्रतिरोध पे इफेक्ट पड़ता है। सो आज के लिए बस इतना ही। कल लौटेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।